तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली आईएएस की परिवार की तरफ से, दिल्ली आईएएस परिवार की तरफ से, सौरभ सर की तरफ से, मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से इन सभी को खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई कि इन्होंने जीवन के एक स्टेप को और क्या किया, पढ़ाई की फील्ड में उन्होंने क्या किया और एक कदम आगे उन्होंने बढ़ाया। और उनकी पढ़ाई पे क्या लगी, मुहर लगी, उनकी मेहनत पे क्या लगी, मुहर लगी कि हाँ, हम जिस दिशा में जा रहे थे वो दिशा क्या थी, बिल्कुल सही थी, है ना। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको वही कहा कि इनको आपके सामने लाने का उद्देश्य हमारा कभी भी ये नहीं होता कि ये दिखाना देखो ये हमारी उपज है, सॉरी मतलब हमारी क्या है उपज इन द सेंस मतलब दिल्ली आईएएस के होनहार है। इसको लाइंस को काटिएगा ना, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए है कि ये जैसे वहाँ से यहाँ तक का सफ़र क्या किए हैं, तैयार किए हैं या तय किए हैं, आप भी क्या कर सकते, इजीली तय कर सकते। ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, इतना चुनौतियों भरा नहीं है, अगर है भी तो उसको कैसे क्या किया जा सकता, पाटा जा सकता है। ये जो अचीवर्स है ये यही क्या करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो मेरा एवरी टाइम दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ये जो आते हैं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है यहाँ जितने भी अचीवर्स खड़े हैं सबका उद्देश्य जो था वो कभी भी व्यापम को एग्जाम नहीं था। मैं व्यापम के एग्जाम को बेटा मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं मुझे लगता है सभी जो ज्वाइन किए थे क्लासेस, आई थिंक सभी किसके लिए किए होंगे, पीएससी में पद पाने के लिए, सही बोल रहा हूँ ना। और अभी भी शायद उनका शायद नहीं, आई एम 100% मतलब कॉन्फिडेंट ऑन दिस कि ये सभी लोग पीएससी में ही पद पाने के लिए क्या है, अभी भी तत्पर हैं, प्रयासरत हैं और वो पाएंगे भी, ठीक है। क्योंकि वो जो मेहनत है आप खुद भी जानते हो, पूरा एकदम पुरानी ही बात है कि वो कभी भी विफल नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा देख ही जाता है, जिसका एक परिणाम आप साथ में देख ही रहे हैं। तो हम सबसे वार्तालाप करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम इंटरेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये लोग क्या करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर मैं कुछ सवाल आपकी तरफ से पूछ लूँगा, देन आप बिल्कुल पूछिए। और मैं चाहता हूँ कि देखिए अभी सामने आपका कौन सा एग्जाम है, पीएससी प्री, जो लगभग मोर और लेस वन डे एग्जाम ही है, आप बोल सकते हो, है ना। पैटर्न ऐसा नहीं कि बहुत अलग होता है। हाँ ये बोल सकते हो व्यापम से इस मामले में अर्थ में अलग है कि इंग्लिश इसमें नहीं होता, बाकी मोर और लेस होता तो वही है। तो दिस इज ट्रूली माई humble request to all of you कि ask those questions which are related to the one day exam, है ना। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, प्रश्न पूछिए और ये भी आपको बेहतर मार्गदर्शन का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप माइक दे दीजिए। अच्छा आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम कामनी चंद्रवंशी है और मेरा लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। सर, दीप सर, सौरभ सर और पूरे दिल्ली आईएएस टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सर इस बार मेरा पीएससी का भी फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो प्री भी क्वालिफाई हुआ और मेंस लिखी हूँ इस साल। वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू भी क्वालिफाई होगा और मुझे मालूम है आप अगली बार जब आएंगे पीएससी में पोस्ट के साथ आएंगे, है ना। वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेंस में आपका नोट्स वगैरह मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब भटकाव नहीं हुआ इधर उधर का कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है ऐसा करके। और जैसे कि हिस्ट्री वगैरह, सोशियोलॉजी वगैरह, वो बहुत हेल्पफुल रहा। चलो अच्छा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी सोशियोलॉजी की क्लास ही चल रही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मधु यादव है और मैं यहाँ मेंस का कोर्स की थी और मेरा अभी लैब टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ है। आपको बहुत सारी बधाई, है ना। और अगली बार शायद आप भी पीएससी की तैयारी कर ही रही हैं, एकदम इस डिटर्मिनेशन के साथ शपथ लीजिए कि अगली बार जब आऊंगी पीएससी के पोस्ट के साथ आऊंगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। सभी को गुड इवनिंग, मेरा नाम राकेश कुमार जांगड़े है और मेरा सिलेक्शन लैब टेक्नीशियन में हुआ है। मैं सर के साथ बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ, 2019 से तैयारी कर रहा था और बीच में बहुत सारे इंटरव्यू, मेंस वगैरह सब दिए, लेकिन अभी जाकर कहीं पर गाड़ी रुकी है, पर रुकी नहीं है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहेगी और बहुत आगे तक ये लेकर जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, और बाकी बातें अभी और आगे करेंगे। और मैं भी चाहूंगा कि अगली बार जब आपसे हमारा सबका इंट्रोडक्शन होगा आप पीएससी में एक पोस्ट लेके आएंगे, है ना। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राहुल राज देवांगन है और मैं जांजगीर चांपा जिले से बिलोंग करता हूं और मेरा प्रयोगशाला परिचारक में 53 रैंक आया है। और इस दरमियान मतलब जो भी तैयारी हो रही थी उसमें मतलब हमारे जो दिल्ली आईएएस है उनके जो सर है, पाठक सर और दीप सर और चतुर्वेदी सर, उन सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा।
और बाकी आप सभी जान रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सभी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने दिल्ली आईएएस के दीप सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे वो शिक्षा दी जो इस परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी थी। और हम तो यहाँ सीजीपीएससी की तैयारी के लिए आए थे, लेकिन क्या है, सफलता आप सीढ़ियों में चढ़ के हासिल करते हो, आप सीधे उड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसा मानते हैं कि हमें जो अभी ये सफलता जो मिली है वो एक हमारा पड़ाव है और हम आगे की ओर अभी बढ़ रहे हैं। मेरा जो आपके यहाँ से कोचिंग की बात की जाए तो मैं 2019 के बैच का हूँ, बहुत पुराना हूँ मैं। इनसे एक भाई साहब मिले जो मेरे बैच के मिले, बाकी सभी यहीं से कोचिंग किए हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं। तो मुझे जो है कि इस मुकाम तक आने में, जो अभी मेरा पहला स्टॉप के रूप में मैं देखता हूँ, वहाँ तक आने में मुझे लगभग 6 साल लग गए। तो ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आपसे समय मांगती है, आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। और हम लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आपके सामने एक बार और आए और मुझे लगता है कि कुछ ही महीने में हमको आना चाहिए आपके बिल्कुल साथ। आएंगे, बिल्कुल तो आएंगे। हम जैसे लगे रहें, आप भी उसी तरह लगे रहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा समय मांगता है। कभी कभी किसी को मंजिल क्या है, घर के सामने पैर रखते ही मिल जाता है, तो किसी को लंबी दूरी चलनी पड़ती है। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और एक दिन आप भी यहाँ आके हम अपने जो जूनियर रहेंगे, आपके जो आपके नीचे जो आपके बाद आने वाले हैं, उनको आप संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमार साहू है और मैं गरियाबंद जिले का निवासी हूँ और मेरा लैब टेक्नीशियन में टोटल ओवरऑल 24 रैंक है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं इस संस्था के सौरभ सर, दीप सर और जितने भी टीचिंग स्टाफ्स और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम एक पोस्ट लेके कम से कम यहाँ आपके सामने उपस्थित हो सके। और दीप सर की तो क्या ही बात करें सर, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए एक वरदान हो मान के चलो यहाँ you. छत्तीसगढ़ में लगभग, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे इतने मटेरियल कहीं अवेलेबल नहीं है जितने आप हमको उपलब्ध कराते हैं। देखिए, ये मेरी सोच नहीं, ये सौरभ सर की सोच है। Yes, टू बी sir. वेरी ऑनेस्ट, सर का बिल्कुल आपसे एक बात, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सर का ये कहना था जब कि जो कमिंग जनरेशन है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दे विल डेफिनेटली बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम। तो हम अपनी अगर प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंसी को अगर बनाए रखना है तो वी मस्ट हैव टू बी एबल इन इंग्लिश मीडियम एज वेल, है ना। जैसे मतलब हिंदी मीडियम में हम अपना डील करते हैं, तो ये सर का ही अप्रोच था और मैंने उसमें क्या किया, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया और शायद इसीलिए इनको थोड़ा आसान लगा इस सफर शायद तक। लेकिन ये पूरा जो विजन है ये सौरभ सर का है ऑब्वियसली, मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई एक्सेजरेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बाटके में अब शायद आप ये मानेंगे कि अभी जो कमिंग जनरेशन है, अब देखिए अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी आत्मानंद जो है वो भी इंग्लिश मीडियम में है। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि इंग्लिश मीडियम के आने वाले जो जनरेशन है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली बिलोंग टू। तो आपको इसमें पारंगत होना पड़ेगा अगर आप अपने सर्वाइवल को मेंटेन करना चाहते हैं। वही डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही वाला मामला है ना। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी जर्नी की बात करें तो मैं यहाँ मेंस 2022 में ज्वाइन किया था इवनिंग बैच और बस तैयारी चल रही थी। उसके बाद फिर ये मुझे पता चला कि लैब टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट आया करके। मैं सिलेबस देखा सर, तो सबसे पहले इसमें 90% सिलेबस पूरा सीजीपीएससी जैसे ही सेम था, कुछ 10% जो होम साइंस एक एक्स्ट्रा था और जो साइंस का सिलेबस है उसको थोड़ा डीप में पढ़ना था। तो फिर यही सिलेबस देखे, टॉपिक वाइज पढ़ते गए और एमसीक्यूज लगाते गए। फिर मन में उतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ये एग्जाम निकल जाएगा ऐसा करके। फिर एग्जाम हॉल से बाहर आया तो मेरे को समझ में आता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का ऐसा करके। फिर जब रिजल्ट आया तो फिर जो पहला जो रिजल्ट आता है उसके फर्स्ट पीडीएफ में ही मेरा नाम था। चलिए बहुत बधाई। और अगली बार आपसे उम्मीद कर लूँ ना, बिल्कुल दावे के साथ आगे सीजीपीएससी की तैयारी चली। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम नीलम साहू है, मैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा लैब टेक्नीशियन के पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो एक ही सोर्स से पढ़ें, बार बार सोर्स चेंज ना करें। सिंगल सोर्स और मल्टीपल रिवीजन करें, वही की ऑफ सक्सेस। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी लाइन है ये ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड इवनिंग सबको। सबसे पहले मैं सौरभ सर का धन्यवाद करना चाहूँगी
दीप सर और बाकी जितने भी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया और आप सबको भी पढ़ा रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद। DIS सदस्यों को सभी को धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरा नाम छत्रवती सिंह है, मैं लैब टेक्नीशियन में सिलेक्टेड हूँ और मैं 2021 से मतलब इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैंने 2 बार मेंस दिया है और मैं एकलव्य स्टूडेंट हूँ। एकलव्य स्कॉलरशिप के तहत मेरा चयनित हुआ था यहाँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तब मुझे सौरभ सर का पढ़ाई मतलब पढ़ाते थे वो मेरे को समझ में नहीं आता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को समझ आया। जब हिस्ट्री में हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ी, कुछ सर से पूरा गुजर जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हिस्ट्री जब सर पढ़ाए तो मेरे को उनका आइडियोलॉजी बहुत अच्छा लगा, उनके सोचने का तरीका, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तब से सर का मेरे को उनका बहुत अच्छा लगता था, जो भी बोलते थे, जो भी वो करते थे। यहाँ तक कि यहाँ वाले क्लिप डालते हैं मोटिवेशन वाला सर का, उसको तो मैं इतना प्रभावित हो गई कि मैं अपनी स्टेटस में भी लगाने लगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। आप लोग मेरा बहुत लंबा संघर्ष रहा, लेकिन वही होता है कि लगातार करते रहेंगे तो एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। और मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ, इस बार भी मैं मेंस लिखी हूँ। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी सर लोग बताते हैं, पढ़ाते हैं, नोट्स देते हैं, वो सबको आप फॉलो करो तो आपका ज़रूर होगा। बस, थैंक यू। देखिए यहाँ मैं एक लाइन बोलूँगा, ये जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि जब कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि जस्ट फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले भी शायद महेश हमने इसी चीज़ को डील किया, एक स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, उनको स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई भी नई चीज़ अगर आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखो फील्ड चेंज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ऑल ऑफ सडन अगर मान लो फिलॉसफी या हिस्ट्री इस प्रकार की क्लास अगर तत्काल दे दिया जाए तो इट इज़ मतलब वेरी सर्टेन है कि आपको थोड़ा बहुत क्या हो सके उसमें अकोमोडेट होने में, उसमें ग्रैस्प करने में थोड़ी दिक्कत। बट इट डजंट मीन कि यू विल रेज योर हैंड्स, आप अपने हाथ खड़े कर दो, आप रहो ना उसमें थोड़े दिन तक। जैसे इन्होंने कहा, अगर मान लो उस समय ये अगर गिव अप कर दिए होते तो यहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल होता ना। तो आप गिव अप मत कीजिए, आप उसमें थोड़ा ठहरिए। ठहराव बहुत ज़रूरी है। तत्काल रूप से कोई निर्णय, आप इमीडिएट डिसीजन मत लेने से बचिए। आई मीन तत्काल नहीं आ रहा है, पढ़ेंगे, घर जाके फिर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली इट विल बी लाइक अ केक वॉक। ठीक है, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, घबराइए मत। आई थिंक शी इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, इजंट इट? है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम असीम बिलास कुजूर है। मैं सरगुजा जिले के सीतापुर तहसील से हूँ। मेरा लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे बतौली पोस्टिंग हुआ है। मैं 2021-22 में हम मेंस मॉर्निंग बैच में था। उस समय कोरोना था क्या? नहीं, कोरोना के बाद। कोरोना के बाद, ओके। और ये दिल्ली आइस में तो दीप साहब सर हैं जो समाज शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं, और सौरभ सर दर्शन शास्त्र के काफ़ी अच्छे पढ़ाते, जो छत्तीसगढ़ में कभी और दूसरे इंस्टीट्यूट में शायद ही मैं ऐसा देखा हूँ। और मैं यहाँ पे 2 साल का टाइम रख के आया था यहाँ पे कि 2 साल में सिलेक्शन लेना तो लेना है, नहीं तो नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे। मैं 2 साल यहाँ पढ़ाई किया, नहीं हुआ मेरा, उसके बाद गांव चले गया। उसके बाद फिर उधर मैं नवोदय, एकलव्य और प्रयास का उधर 7 स्कूलों में पढ़ाता था वहाँ से, और साथ में अपना तैयारी चलते रहता था। और जैसे समुद्र ग्रुप ने अपना दक्षिणा पथ अभियान चलाए थे, वैसे ही मैंने जहाँ जहाँ वैकेंसी निकालता था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ तक कि कोंडा गाँव में एक पोस्ट था, वहाँ प्रोग्रामर के लिए डाला था मैं फॉर्म। फिर सभी जगह पे डाला था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर इधर वैकेंसी आ गया, इसका एग्जाम तैयारी किया। और जो इसमें 100 क्वेश्चन का था, 40 क्वेश्चन था जीएस का था, जो दिल्ली आइस के नोट से पढ़े थे। बाकी 60 क्वेश्चन था, उसको हम IIT की तैयारी कर रहा था, तब काफ़ी अच्छे से पढ़े थे। तो हम लोग उस फिर ChatGPT का उपयोग किया, उसमें क्विक रिवीजन रहता है, उसमें हर मतलब टॉप 30 क्वेश्चन दे दो इस चैप्टर से, ChatGPT से ऐसे पूछते रहता था, उसी को हल करते था। इस तरीके से मेरा अच्छा नंबर आया लैब टेक्नीशियन को। चलिए, बहुत बहुत बधाई, वेरी गुड। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार खरे है। मेरा प्रयोगशाला परिचारक में 176 रैंक है। सबसे पहले तो दिल्ली आईएएस को थैंक यू। मैं यहाँ मई से ज्वाइन किया हूँ, 3 मंथ हुए है। राजीव उत्थान जो स्कीम है उसके अंतर्गत मैं मतलब ज्वाइन किया हूँ। मैं कॉम्पिटिशन में 2023 से स्टार्ट किया था। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखे। मैं बीच में मतलब ना कोचिंग करने 6 मंथ के बाद मेरा 1 साल ब्रेक हो गया, और अभी मतलब मैं जब अपना देखता हूँ तो ओवरऑल मुझे 3 साल ही हो रहे हैं, 23 से 26। इस बीच में मेरा वनडे निकल गया है, प्री भी निकल गया ही था।
तो मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरा साथ जो गलती हुआ है 1 साल का, वो कोई ना करे, कंसिस्टेंसी मत छोड़े। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है, जितना भी पढ़ रहा है घंटे तो अपने जगह है, अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है, जो अपना रिदम चल रहा है, वो ब्रेक ना हो तो बहुत टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में पॉसिबल है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड इवनिंग, मेरा नाम महबूब आलम है और मैं यहाँ दिल्ली आईएएस में कंटेंट में काम भी करता हूँ और मैं इस संस्था से 2020 से जुड़ा हूँ। सफलता की एक ही कहानी है कि बस आपको ना पेशेंस और कंटिन्यूटी बना कर रखना है, बाकी कुछ नहीं करना, बस पेशेंस और कंटिन्यूटी बना कर रखना है। और सर लोग जो बोलते हैं उसको चुपचाप फॉलो करना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। सर जो बोल रहे हैं सौरभ सर और दीप सर, उनको फॉलो करो और पेशेंस और कंटिन्यूटी बना कर रखो, यही सफलता तुमको लेके जाएगी बस। बहुत बढ़िया। मैं मोनू मैम के लिए एक बात कहूँगा डेफिनेटली, मतलब एक्चुअली जब अभी तो ये हमारी दिल्ली आईएएस एकेडमी की परिवार की जो कंटेंट डिपार्टमेंट है उसमें वो कार्यरत हैं और काफ़ी सीनियर मेंबर हैं यहाँ की। और सीनियर मीन्स आप डोंट कैलकुलेट विद दिस विथ एज ना, सीनियर मतलब काफ़ी लंबे समय से। बट इनसे ये जब दिल्ली आईएएस में जुड़ी स्टूडेंट के रूप में, उस समय से अब तक, ठीक है, मतलब शी इज़ एन एग्जाम्पल कि सफलता जो बोलते हैं ना, काफ़ी पुरानी लाइन है, एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। ये इस लाइन को ये चरितार्थ करती हैं। खूब सारी इनकी संघर्ष है, आई नो, मुझे मालूम है बहुत सारी चीज़ें जो अनटोल्ड हैं, लेकिन वो उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ा। अगर वो छोड़ दी होती, गिव अप कर दी होती, शायद ये दिन देखना मुश्किल होता, लेकिन शी नेवर गिव अप, दैट्स व्हाई शी इज़ हियर। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले स्टूडेंट इंटरेक्शन मेरा काफ़ी कम रहा है। मैं 8 सालों से DIA से जुड़ी हुई हूँ, बट स्टूडेंट इंटरेक्शन मेरा हमेशा से थोड़ा कम ही रहा है, क्योंकि हम लोग पीछे वाले हैं। आई मीन कंटेंट में आप लोग जो टेस्ट वगैरह देते हैं, आपकी जो कॉपियाँ आती हैं, उस डिपार्टमेंट को लीड करती हूँ मैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसको फॉलो करते हुए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने आज शेयर करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो एज अ टीचर दीप सर, सौरभ सर कैसे हैं ये आप सभी को पता है, कैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितनी डीपली पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। बट एज अ पर्सन अगर मैं बात करूं, या एज अ कलीग या एज अ बॉस अगर मैं बात करूं, तो सौरभ सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सहकर्मियों को, या हम उनके अंडर काम करते हैं, हमको हमेशा एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान किया है जिसमें हम अगर चाहें तो अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला मेरा बेनिफिट रहा यहाँ आने के बाद, कि काम के साथ आप अपनी फैमिली लाइफ को मेंटेन करते हुए अगर आप चाहें तो आप अपनी पढ़ाई को कैसे मेंटेन करेंगे, वो आपने यहाँ से सीखा। दूसरी चीज़, अगर मैं दीप सर की बात करूँ तो शायद ये यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे ये चीज़ के लिए हमेशा इनकरेज किया कि चाहे कुछ भी, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, आप कोशिश करते रहिए और लगे रहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट आपको अगर लाइफ में है, कोई भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके माता पिता, कोई भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ आप कभी मत छोड़िए, है ना, जो आपको हर कदम पे इनकरेज करते हैं, आपको समझते हैं। क्योंकि तैयारी जो होती है वो बहुत लंबी होती है। मे भी कुछ लोगों का बहुत जल्दी वो चीज़ अचीव हो जाता है, बट 90% लोग ऐसे होते हैं जो कभी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, दिक्कतें भी आती हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, आपको इकोनॉमिकली भी कभी कभी लगता है कि बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपको ऐसे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है जो आपको इनकरेज करें, जिनको आपके ऊपर भरोसा हो, है ना। तो ऐसे लोगों का साथ आप हमेशा रखिए। वो आपके टीचर भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ। तो ये पहला पॉजिटिव चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी। दूसरी चीज़, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली आईएएस एकेडमी में पढ़ाने का जो सिलेबस है, जो तरीका है, वो अपने आप में इतना सफिशेंट है
कि आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम उससे क्लियर कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जो अलग से कुछ अलग स्पेसिफाइड एग्जाम होते हैं उनके लिए आप 1-2 महीने आप अलग से कुछ, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ मतलब स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं उनको आप कर लीजिए। लेकिन अगर बेसिक देखा जाए, एक आधार जो देखा जाए, तो आप दिल्ली IAS एकेडमी के पूरे कोर्स को अगर आपने कर लिया है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। आपका 90% जो सिलेबस है वो आपके यहाँ के बुक से, सर के नोट से वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। तो एक्स्ट्रा कुछ बर्डन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बस आपको लगे रहना है और कोशिश करना है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आप अपना 100% दे पाएंगे। और ख़ास करके मैं बोलना चाहूँगी लड़कियों को, क्योंकि आपके लिए बाकियों की अपेक्षा बहुत कम समय भी होता है और एज भी होती है ना। आपको बहुत कम सपोर्ट भी होता है, फैमिली का, समाज का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको जितना भी अगर टाइम मिला है, 2 साल 3 साल आपको जितना भी मिला है, सब कुछ छोड़ के बस अपने करियर पे फोकस कर लीजिए। उसके बाद की लाइफ जो है वो आपकी खुद ब खुद बहुत अच्छी होती है। वो अपने शर्तों पर हो जाती, फिर वो हो जाती है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं ना, तो आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अपने आप को एक पथ रखिए। आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, उस पर बिल्कुल फोकस रहिए। कभी इंटरैक्ट ऐसा करिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी चीज़ से, है ना। और ये सबके लिए है, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आजकल जो सामाजिक दबाव है वो लड़कों पे भी बहुत ज़्यादा होता है एक एज के बाद, कि आपको सेटल हो जाना है, चीज़ें आपकी सही होनी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपके पेरेंट या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है 2 साल 3 साल, तो उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करिए, है ना। तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो ऐसे निराश नहीं होना है आपको कभी भी जीवन की किसी भी स्थिति में, कि आज इतना गलत हो गया, प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला या इंटरव्यू नहीं निकला, ऐसा नहीं सोचना है। कुछ लोगों को जल्दी मिलता है, कुछ को देर मिलता है, बस आप लगे रहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को रो लीजिए, धो लीजिए, सर से बात कर लीजिए और अपने आप को फिर से रीजनरेट करिए और फिर से आगे बढ़िए, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस तो होते ही हैं, वो मैं आपके बिहाफ में पहले पूछ लेता हूँ। जैसे इस इन बिटवीन जितने भी लोग अचीवर्स आए वो उनसे पूछा गया, मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे ही पूछूंगा। पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ, आप क्योंकि आपके हाथ में माइक भी है। देखिए, इस तैयारी के दौरान अगर आप बाहर से आए हैं, बिलासपुर आए हैं, बाहर से आके रह रहे हैं, है ना, आउटसाइडर्स, मतलब आउटसाइड इन द सेंस बिलासपुर से बाहर, तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन, है ना, मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये चीज़ें क्या सच में पढ़ाई को प्रभावित करती है? इसको वाकई में ओवरकम करके हम पूरी 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं क्या? ये वाकई में जिसको चुनौतियों का जो नाम दिया जाता है, ये वाकई में चुनौती के रूप में एग्जिस्ट करता है? सर, इतने सालों से मैं कोचिंग का इन्वायरमेंट देख रही हूँ, संस्था के साथ जुड़ी हूँ। मैंने एक चीज़ सोची है, मतलब ये देखा भी है कि 99% स्टूडेंट जो यहाँ आते हैं ना तैयारी के लिए, वो ये सोच के आते हैं कि हमको 2 साल के लिए घर से फुर्सत मिल गई और हम पिकनिक मना रहे हैं। तो अपने आप को ना ये सोच के मत आइए कि हमको हर चीज़ चाहिए। आप ये सोच के आइए कि आप एक युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो आपको मे बी कभी भूखा भी रहना पड़ सकता है, मे बी आपको अच्छी जगह भी नहीं मिल सकती, बट ये सारी चीज़ें बहुत नॉमिनल हैं। तो इन चीज़ों को अपने ऊपर ओवरकम कभी मत होने दीजिए कि मुझे अच्छा रूम नहीं मिल रहा है या मेरा जो आसपास वाले हैं उन लोग पढ़ नहीं रहे हैं। भाई, एग्ज़ाम आपको इंडिविजुअल अकेले ही देना है, मेंस आपको इंडिविजुअल अकेले ही लिखना है। तो फिर साथियों की ज़रूरत आपको इस मोटिवेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। अपना मोटिवेशन खुद बनिए आप। और दूसरी चीज़, ये सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था। कितना ही खाना होता है यार, इतना ही तो खाना होता है, खाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। रूम अच्छा नहीं है, लाइब्रेरी ले लो, सोने के लिए तो जाना है। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ होनी चाहिए, फ्रिज, कूलर, एसी होना चाहिए तभी हम पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, पहले के समय में तो लाइब्रेरी भी नहीं थी, तब भी लोग पढ़ते थे और बहुत अच्छी अचीवमेंट लेते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रूम अच्छा नहीं है, ये चीज़ें, खाना अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है। आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं, आप इस चीज़ को समझिए। जो आपके लिए पॉजिटिव हैं बस उनका साथ रखिए
बाकी हर चीज को आप अवॉइड करिए। खाना अच्छा नहीं तो क्या हुआ, दो साल बाद सेलेक्ट होके घर जाना, फिर मम्मी अच्छा अच्छा खिलाएगी, खा और इस लेना। अवधि में घर तो जाते ही हैं, ऐसा तो जाते ही बिल्कुल हैं नहीं सब ना, लोग, घर है नहीं ना? जाते हैं। हाँ बिलासपुर में आप अच्छा खाना खाने थोड़ी ना आए हैं, बताइए ना। हाँ। ठीक तो है, वही सर, मेरा ये मानना है कि आप ये तैयारी के दौर को ना पिकनिक मत समझिए कि पनीर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एग्जैक्टली। खिचड़ी बन रहा है, खा लो यार, खाओ और पचाओ और जाके पढ़ाई मतलब करो। डोंट एक्सपेक्ट बुफे कि मुझे ये सब चाहिए हाँ, करके, ये है चीज ना। नहीं। जो मिल गया चुपचाप खा लो, लग रहा है आपको आप बना लोगे, बना लो, खा लो। मैं थोड़ा क्लास में जैसे बोलता हूँ कि आप जैसे अगर खुद खाना बनाते हैं तो 6 दिन एकदम सात्विक खाइए, दाल चावल खिचड़ी जो भी हो। 7वें दिन जो है, 6 दिन ये खा लीजिए, 7वें दिन जो संडे का दिन है, जो मन में है वही खाइए। तो उनको चाहिए कि हर दिन हमारे थाली में 56 भोग हो, तो यहाँ 56 भोग खाने थोड़ी ना आए हैं बेटा। आप तामसिक खाना खाएंगे ना तो आप ये भी समझ लीजिए कि आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। मन आप शांत। रोज गुपचुप खाने ठेले में पहुंच जाएंगे, मोमोज खाएंगे, तो आप ये सोचिए कि आपका डाइजेशन भी तो खराब होगा। आपका हेल्थ और ये एक दिन डिटेरियोरेट की हो रहा बात है। नहीं होती, आपको लंबे समय तक रहना है यहाँ। इनको बोलिए, इनको शाम होते ना, आप बिलीव, आप ये बोल रहे हैं, आप जानते हो उस दिन मैं 2 बजे क्लास लेने आया, मैं 2 बजे जब 1:30 बजे आ रहा है, हमारे डेली एस के जो 1:30 बजे छूटा, उन्होंने 1:30 बजे गर्ल्स गुपचुप खा रही है। दोपहर को 1:30 बजे कौन गुपचुप खाता है बताओ ये। आई वॉज ट्रूली अमेज्ड कि ऐसा भी होता है, लेकिन होता है। होता है सर, होता है। आप भी जानेंगी। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा एक मतलब लोगों के मन में एक ये चीज है कि लड़कियां ये सब ज्यादा खाती हैं, बट आप देखिए 90% जो होटल है, ठेले हैं, समोसे हैं, दुकान है, वहां पे कौन भीड़, किसकी भीड़ रहती है? तो मैम सुनिए ना, ये अकेले नहीं रहते ना, ये भी सोच लीजिए। लड़कियां सिर्फ गुपचुप के ठेले में बस दिख जाएंगे आपको, बट जितने भी समोसा, चाट, पकौड़ी, ये सब की दुकानें हैं, ये लड़कों से सही भरी बोल रही रहती है ना? है ना? तो ये डाइजेशन वाला जो इशू है ना, मैं ये बोलूंगी कि ये सबके लिए कॉमन है, लेकिन आप लोग जितना सात्विक खाना खाएंगे, जितना मन शांत रहता है। खाने पे आप कम कंसंट्रेट करिए कि यार वहाँ अच्छा है, ये अच्छा नहीं, यार दाल चावल खाओ, खिचड़ी खाओ, बस उतने में ही चल जाता है। आपको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, बस इतना ही सोच लीजिए, है ना? थैंक यू। आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये मैंने एक बैच में भी पूछा था, आपसे ही पूछूंगा। जब आपका रिजल्ट आया और आपने अपने फैमिली को, हाउ वाज देयर रिएक्शन? पापा यहीं पे है। ओके, तो आप ही बताओ कि कैसा था उनका रिएक्शन? मतलब मेरे घर में सब लोग खुश थे, मतलब मेरी फैमिली में मैं पहली गर्ल्स हूँ जिसकी जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब, तो सब लोग खुश थे, सब फोन कर रहे थे गांव में। देखिए यही चीज मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपके जॉब से आप किससे ज्यादा खुशी आपको आपके पेरेंट को होती है, तो क्या आप ये खुशी उनको नहीं देना चाहते हैं बताइए? इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आफ्टर अराइवल इन बिलासपुर जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। दिस इज ट्रूली माई पॉइस एडवाइस टू एवरीवन कि जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या डिस्ट्रैक्शन है वो आप भी जानते हो, इसको अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत है, इसको अलग से मैग्नीफाई करने की भी जरूरत नहीं। आई थिंक यू ऑल आर इंट्रोड्यूस्ड विद ऑल सच काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कि हमको ये नहीं, आप बताओ ना, आपको नहीं पता कि आपको ये नहीं करना है करके, तो फिर क्यों इन्वॉल्व हो जाते हो? देखो इन्होंने क्या कहा, कितने पेरेंट को कैसे प्राउड फील कराया, आप भी तो कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? इतना तो गांव में मतलब इतना बड़ा पोस्ट भी नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बेटा इसको छोटा बड़ा मत आंको ना, मतलब अचीवमेंट होता है। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ऐसा करके सब एकदम प्राउड है। ये तो शुरुआत है ना, ये भी तो है ना, ये शुरुआत है। दिस इज द ट्रूली अ कमेंसमेंट, और आगे तो बहुत सारी चीजें बची हुई है, आप कर लोगे बिल्कुल बेटा। देखिए जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ना, जो फैमिली सेंट्रिक होते हैं, पेरेंट सेंट्रिक होते हैं, वो मुझे लगता है कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके पापा या मम्मी को अशेम्ड फील हो। ये बात सही है ना? तो जस्ट बी द पेरेंट सेंट्रिक पीपल, दिस इज माई एडवाइस टू एवरीवन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बेटा। मेरे पापा का बहुत योगदान है, मतलब अगर मैं 2 बजे रात को भी फोन करती ना तो वो फोन उठाते थे। अरे बेटा ये तो सोचो ना, इनका योगदान मतलब इनका तो ऐसा है कि हम इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं तो क्लास में भी बोलता ना, ये 2 लोग हमारे जीवन के ऐसे लोग हैं ना कि हम अपने खुद के चमड़े से उनके जूते भी सिलवा के देना तो शायद वो भी कम पड़ जाएगा। ये ऐसा वाला मामला है ट्रूली। मतलब ये तो इसको कर्ज बोल के मतलब इस भावना को छोटा करना होता है। मतलब इनके लिए जितना किया जाए ना वो अमूल्य है
और वो अमूल्य कि उसको कोई ऋण उसको चुका ये ऋण मतलब ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। मतलब आप सोचिए ना, जैसे बोल रहे हैं कि 2 बजे तक, आप बताइए आप जो आके यहाँ इतने सारे संबंधों में उलझ जाते हो, कोई 2 बजे आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। सुनेगा तो उसमें स्वार्थ होगा। ये ऐसे लोग होते हैं ना मम्मी पापा, ये निस्वार्थ भाव के होते हैं, और हम बच्चों को इसी निस्वार्थता जो है इसको हम क्या नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। तो ये तो है, मुझे लगता है कि हर मम्मी पापा के फीलिंग्स इमोशंस बेटा एक जैसे होते हैं, तेरे मेरे मम्मी पापा के नहीं, सबके मम्मी पापा के इमोशंस अपने बच्चों के लिए एक जैसा होता है। हम बच्चों को ये समझ में नहीं आता, केवल ये बोल देने से कि मैं अपने मम्मी से बहुत प्यार करता हूं। कौन नहीं करता अपने मम्मी से प्यार, बताओ? क्या ये प्यार करना, ये जो सिंबलाइज, जो सिंबॉलिक वर्ड बोल रहे, ये पर्याप्त है क्या? ये नहीं है ना, दिस इज ट्रूली नॉट इनफ। यू हैव टू प्रूव ना। कैसे प्रूव करोगे? उनके दिए गए आदर्शों से आप किसी भी रूप में डेविएट नहीं हो सकते, विमुख नहीं हो सकते। आप उनके अनुसार चलिए, देखिए ईश्वर आपको इतना देंगे आप लेते लेते थक जाओगे। एग्जाम्पल देख रहे हो सामने, कीजिए, है ना? हाँ बिल्कुल। आपसे एक सवाल पूछूंगा, जैसे आप मैरिड हैं तो ऐसे हमारे संस्थान में और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मैरिड हैं। आप बोलिए, मैरिड जो होते, चाहे वो मेल हो या फीमेल, साथ साथ वो भूमिका निभाना और स्टूडेंट की भूमिका जिसमें आपको अधिकतर समय पढ़ाई से क्या करना पड़ता है, संबंधित होना पड़ता है, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? सर ये एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, हाँ। मैरिज तो नवंबर में हुई। अच्छा, नवंबर, तो आप समझ में आएगा ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो लेकिन फिर भी जैसे इस दौरान तो आप तो कंटिन्यू तो कर रही है ना बेटा, हाँ, अभी चल रहा है पढ़ाई, पीएससी ही तो मेरा आसान होता है मैनेज करना? थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत लाइफ चेंज होती है, थोड़ा करना पड़ता है, बट हो जाएगा वो। हो जाएगा ना? हाँ। तो आपको इस तैयारी के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मतलब सर आप एक बात बोले थे कि जो PYQ होगा, MCQ जो भी आप लगाओगे उसमें से जो नहीं बनता है वो आप एक कॉपी में पूरा में लिख लिख के लो। जाओ। तो मैं जैसे एग्जाम से पहले भी एक पूरा मेरा इतना नोट्स बन गया था, मैं वही पढ़ के गई थी साइंस का भी, तो वो मेरा वहीं से बन गया पूरा। मतलब ये जो एडवाइस क्लास में दिया जाता है, ये काम करता है ना? हाँ मैं फॉलो करती थी, बस डर लगता था, आपसे बात नहीं कर पाती थी। जब उससे डर लगता था? हाँ, बाकी आप जो भी बोलते मैं पूरा फॉलो करती थी और ये बहुत काम किया मेरे को। इससे पहले भी व्यापम के कुछ मेरे एग्जाम क्लियर हुए थे, बस उसमें एलिजिबिलिटी नहीं थी मेरी, लेकिन आप लोग जो बोलते थे मैं प्रॉपर फॉलो करती थी। आपसे भी वही क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैंने उनसे पूछा कि जब आपको इस सफलता के बारे में जब अपने परिवार को आपने बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? बहुत खुश थे मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा, और मतलब मम्मी पापा भाई बहन सबका बहुत योगदान था, और अब तो इधर ससुराल वाले भी बहुत खुश हुए। खुश हुए, है ना? हाँ, अब और जो इससे क्या हुआ ना सर, जैसे ये एग्जाम का आ गया तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला, एक मतलब होप हुआ कि अब आगे भी अच्छा कर सकते किया जा हैं सकता ये। है। बिल्कुल। देखिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप अगर एक एग्जाम निकाल लेंगे, जैसे मॉर्निंग में अंशु पाटनवार करके एक स्टूडेंट आई थी, उसका कहना था कि उसका बिलासपुर में 3 साल हो गया था और प्री निकला था, मेंस दी थी लेकिन मेंस निकला नहीं, तो घर वाले बोल रहे थे अब आ जाओ वापस। लेकिन ये एग्जाम निकल गया, उसका भी आबकारी में हुआ था, तो उसके घर वाले बोलते बेटा तू अब जितना साल तक रहना चाहती रह ले बिलासपुर में, क्योंकि एक आधार मिल जाता है ना। जैसे उन्होंने भी कहा मैम ने कि गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक सर्टेन एज के बाद लगता है कि शादी करना है या घर वापस आ लो और नहीं रह सकते, तो आप इस दौरान एक व्यापम का, मैं अगेन बोला मैं व्यापम के पोस्ट को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मिल जाता तो आपको आधार मिल जाता है और आपको अपनी बात रखने का भी क्या मिल जाता है, एक अवसर मिल जाता है ना? खुद को साबित करना पड़ता है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं पढ़ रही हूँ, दिखना चाहिए ना। Exactly. आखिर संडे वेस्ट होता है, आप लोग व्यापम का एग्जाम जा जाके दिया करो। एग्जैक्टली। मतलब घर पे ऐसे रहोगे तो कुछ ना कुछ टाइम पास होगा, 2 घंटे जाके एग्जाम दे दोगे तो फायदा ही होता है, उससे प्रॉफिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं तो एग्जाम देती थी सर पूरा। तो मतलब पीएससी के लिए आपने अलग कोई तैयारी की, व्यापम के लिए अलग की, वो पीएससी के एग्जाम देते थे? पीएससी की तैयारी बस की, व्यापम का मैं कुछ मतलब अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ता ना, अगर आप ज्यादा कुछ पढ़ लोगे तो व्यापम में वो काम आ ही जाएगा। हाँ, बस पीएससी का ही पढ़िए, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, और मतलब पढ़ते जाइए बस अच्छे से, और इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में ये सब में मत जाइए, वरना पढ़ने का टाइम हमेशा नहीं मिलेगा। वो सब काम के लिए तो मिल जाएगा, बाकी जो भी है अननेसेसरी, बट ये जो पढ़ाई का एज होता है ना, ये कम होता है, इसमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप आ जाइए। आपसे एक प्रश्न करूंगा कि जैसे स्टूडेंट को एक दिन को 24 घंटा होता है जिसमें आप क्लास के आवर्स, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ क्लास जो होती है वो 3 घंटे की होती है, तो क्लास आवर्स को डिडक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो बाकी जो रेस्ट आवर्स ऑफ द डे होते हैं उसको आपने कैसे मैनेज किया?
सर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी वर्किंग था, कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के रूप में मैं पढ़ा रहा था। तो वहाँ पर मेरा जो टाइम होता था 10 बजे घर से निकल जाता था और शाम को 5:30 बजे घर पहुँचता था सर। उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि अगर टेस्ट है तो उस दिन टेस्ट दिला दिया, या फिर मैं क्या करता था कि रात को मतलब शाम से रात तक का मैं लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी से जाने के बाद भी लगता था कि आज कुछ ना कुछ तो कम रह गया है, तो मैं घर में मतलब रात को जग कर और 2-3 घंटे खाना खाने के बाद तैयारी करता था और वहाँ पे ही मुझे कम लग जाता था सर, नींद नहीं आती थी रात में। फिर बीच में मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह इसमें देखना शुरू कर दिया था, पर भैया से मैंने बोला कि क्या ये सब लेना ठीक है क्या, ऐसा करके, तो उन्होंने बोला नहीं ये सब ठीक नहीं है, आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो करके। उसके बाद सर फिर मैं थोड़ा नींद अच्छे से लेने लग गया। लेकिन ये है कि दिन में आपको जितना भी समय मिल जाए, खाने और सोने के अलावा जो भी समय मिलता है उसको किसी ना किसी चीज पे आप लगाइए जो आपको प्रोडक्टिव रहे। जैसे कि आप मोबाइल भी देख रहे थे, उसमें कोई सा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, या फिर आप कुछ स्टडी मटेरियल जो भी आपको दिख रहा है वो सब आप यूज कर सकते हो। सर मैं इसके अलावा एक और चीज खुद से शेयर करना चाहता हूँ कि सर जो आपने एक लाइन बोला जो मैं आज सोच कर आया था मैं बोलूंगा, आपने बोल दिया कि सफलता एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर मिलती है। इस चीज का मैं खुद एक उदाहरण हूँ, आज मैं जो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं तैयारी 2019 से स्टार्ट किया था, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती आया था, सेट क्वालिफाई 2018 में कर लिया था, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था। वहाँ पर मेरा रिटर्न निकल गया, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी अच्छा गया था। जब रिजल्ट आया तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, मेरिट लिस्ट में नाम था, लेकिन मैंने सर्च किया तो राकेश कुमार जांगड़े वहाँ पर दिखाया, लेकिन वो नाम किस में था, अनुपूरक जो सूची होती है उसमें था। सेकंड वेटिंग लिस्ट आया। उसके बाद काफी दुखित हुआ, मैं सर से आकर मिला, सौरभ सर से, सर मैं क्या करूं, गिव अप कर दो क्या? सर ने बोला कि तुम पीएससी की तैयारी करो करके, क्योंकि तुम्हारा जीके वगैरह ठीक है, तुम तैयारी करो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मेरा जो 2021 वाला प्री था वो निकल गया सर। फिर मेंस दिलाया, मेंस नहीं निकला, फिर डिमोटिवेट हो गया, फिर से सर के पास गया कि सर अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला फिर से तैयारी करो। ऐसे करते करते फिर उसके बाद अगला प्री नहीं निकला, फिर उसके बाद एक और प्री निकला जो आपका 22 वाला था, 23 वाला जो प्री था वो निकला। उसके बाद फिर उसका भी मेंस पे जब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर ये एग्जाम आया और ये एग्जाम निकल गया। तो फिर कहीं ना कहीं क्या है, आपने जो मेहनत किया हुआ है कभी ना कभी वो आपको उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो एकदम अपना तैयारी हमेशा बनाए रखें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारा एग्जाम दिया करो। हमने भी बहुत सारे एग्जाम जो व्यापम के आए, पीएससी के आए, सारे एग्जाम्स आप अटेम्प्ट किया करो। क्या पता कौन सा एग्जाम आपके किस्मत में लिखा हो और आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाए। इसलिए कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहुत लोग छोटे से ऊपर पहुंच जाते हैं और बहुत लोग सीधा डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आप अपना तैयारी निरंतर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया, सुपर। आपसे एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए आज कोई विद्यार्थी अभी शुरू कर रहा है, ठीक है, तो आने 2026 में जिसका एग्जाम है, या मान लो जो अभी शुरू कर रहा हो, भले ही उसका 27 में 28 में एग्जाम हो, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए पीएससी को साथ लेके, क्योंकि लक्ष्य तो वही है, साथ में व्यापम एग्जाम के लिए? देखिए आप सभी जानते हैं कि मतलब जो सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का जो सोर्स है, मतलब यहाँ पे मतलब दिल्ली आईएएस का, वो मतलब मिनिमम 18 से 19 मंथ लगता ही लगता है, आप सभी जानते हैं। और इनका जो प्रोसेस है मतलब इतना मतलब पेचीदा नहीं बोल सकते, मतलब इसमें इतने सारी चीजें आ जाता है एक साथ कि इसमें आप मतलब आप अलग से व्यापम के लिए करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ये खुद में ही इतने सारे मतलब सबको लेके चलता है कि जैसे आप अलग से करना चाहेंगे प्री प्लस मेंस, तो सब इसमें एक साथ इन्वॉल्व है इसमें, और अलग से आपको करने की वैसे जरूरत नहीं है किसमें है। इसमें आप सभी चीजों को लेके एक साथ कर सकते हैं। नहीं, जैसे एक दिन पूरा दिन रहता है, जैसे आपने तो अभी जीएस को पढ़ लिया है, तो कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए? तो इसमें सीजीपीएससी मेंस में आप अब देखते हैं कि पेपर अगर सामने जैसे मान लीजिए वनडे है और प्री है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तो हम लोग का जो सीजीजीएस है उसका ही देखा जाता है कि उसमें प्रायोरिटी मतलब मेजोरिटी बहुत अच्छा होता है। 100% लेके चलेंगे तो 60% इसी के रहता है। सीजीपीएससी मतलब जीएस पोर्शन ही इतना मतलब वेटेज ठीक रहता है कि आप बाकी चीजों को भी लेके चलेंगे तो कवर अप हो जाता है। और जैसे हिंदी की जो एक है, जो आपके प्री में भी है, मेंस में भी है, व्यापम में भी अच्छी खासी भूमिका, और लोग अक्सर जो लैंग्वेज की क्लास है उससे बचते हैं, क्योंकि लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, राजभाषा है, तो हमसे हिंदी तो बन ही जाएगा। देखिए मैं इसमें आपको अच्छे से बात बताना चाहता हूँ। हिंदी और छत्तीसगढ़ इंग्लिश जो हम लोग पेपर 1 में है, लगता बस आसान है, बट वो आसान नहीं है। इसको आप रेगुलर मतलब
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल के आपको रेगुलर टच में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप जब एंड में आपका प्री निकलेगा तो आपको उस टाइम आपको ज़्यादा मतलब झटका नहीं लगेगा कि हमारे पास मतलब कम टाइम है बोल के, आप चीज़ों को आराम से कवर कर पाएंगे, किया जा सकता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपसे एक सवाल मेरा रहेगा कि तैयारी के दौरान, जैसे आपने कहा कि आपने 2019 में तैयारी आरंभ किया है ना, तो जैसे लगभग 4-5 साल से भी ज्यादा हो गए, तो तैयारी के दौरान ऐसा कभी फील हुआ कि छोड़ देता हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा, या ऐसा कौन सा समय आया जिसमें फिर आपको लगा कि नहीं, गिर सकता हूँ तो मैं उठ भी सकता हूँ? सर सच कहूँ तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं गिव अप कर दूं। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो हमारा 19 में हमारा जब क्लास चल रहा था तो आपको पता होगा 2020 में कोविड आ गया था। तो कोविड के बाद हमने सिर्फ 4 ही महीने क्लास किए थे और फिर कोविड में हमको घर से क्लास लेना पड़ा था ऑनलाइन। इस संस्था की यही सबसे अच्छी बात थी कि हमें उस समय एकदम इमीडिएट ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके दिया गया था। बिलासपुर में हो या छत्तीसगढ़ में कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं कर पाया। थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। जिस दिन घोषणा हुआ ना कि अब उसी दिन शाम को मीटिंग बैठ गई सर की, तत्काल नेक्स्ट अगले दिन से वीडियो रिकॉर्ड करना चालू हो गया ना, मतलब उन्होंने थोड़ा क्षण भी नहीं लिए, क्योंकि उनका कहना है कि नहीं, एग्जाम तो अगर तय सीमा में हुआ तो ये सारी चीज बहाना बन के रह जाएगी कि हाँ कोविड आ गया, बच्चे का क्या गलती है उसमें। तो ये उनका देखिए, मतलब ये आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ जबरदस्ती आके साइकोफेंसी मतलब चापलूसी जो बोलते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल मोनू मैम उस समय भी थी, आप पूछ के देखिए, इमीडिएट शाम तक मीटिंग हुआ, नेक्स्ट अगले दिन से हम लोग क्लास लेना क्या किया, ऑनलाइन शुरू कर दिए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, अब ये बात हुई है तो दीप सर कभी भी कैमरे को लेके उतना फ्रेंडली नहीं थे, पहले नहीं, और वो शुरू में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके पैनिक होते थे। तो जब सर का पहला रिकॉर्डिंग था, आई थिंक सर ने सिर्फ 2 लाइन बोलने के लिए 36-37 टेक लिए थे। मतलब पहला वीडियो, ऑनेस्ट पहला वीडियो आप अगर वो तो शायद अब है भी नहीं, 2019 में जो मेरा पहला वीडियो आया था उसमें न जाने कितने टेक्स, मतलब 20 मिनट की वीडियो में शायद 2000 टेक्स से ऊपर मैं बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैं ये चीज इसलिए बताना चाह रही हूँ कि उस समय हर एक व्यक्ति, खास करके दीप सर ने अपने जो एक पॉइंट था कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वो होता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो वही चीज सिचुएशन इनके साथ थी। लेकिन इन्होंने स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए उस डर को भी ओवरकम किया कि अगर कोई व्यक्ति इतने टेक्स ले रहा है उसके बाद वो इतना डिमोटिवेट हो जाएगा कि मुझसे नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सर ने फिर भी उसको करने की कोशिश की, और आज हम सब देखते ही हैं, सर के वीडियोस आते हैं कि सर कितना कॉन्फिडेंटली वो चीज़ों को बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें अपने टीचर से भी सीखने की ज़रूरत है कि आपका जो भी डर है या जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं है उसको भी आप ओवरकम करिए, और फिर आप इतने इन्फ्लुएंट हो जाएंगे, आप इतने फ्लो में आएंगे कि कोई उस चीज को यकीन नहीं कर पाएगा कि शायद कभी आप उस चीज से डर रहे थे, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी टॉपिक, है ना। आप बोलिए इस दौरान आपने अपने टेम्परामेंट को कैसे बैलेंस कर क्योंकि ये टेम्परामेंट का खेल है ना। मैं तो तैयारी कर ही रहा था, लेकिन जब हम कोविड के बाद वापस आए, हमारे पास 2 ही महीने था प्रीलिम्स के लिए, तो उस टाइम मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने कोई एक व्यापम का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं सिलेक्शन होते होते रह गया था, तो यहाँ से मोटिवेशन चालू हुआ था मेरा, क्योंकि और फिर जब भी प्रीलिम्स हो या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, कंटिन्यू देते रहा, और सब में मैं आपको बताऊं तो एक सुई की नोक के बराबर मैं बसते बसते निकला हूँ। और इस बार ऐसा अच्छा रहा कि अब एक्सपीरियंस आपका बहुत काम करता है। आपने इतने सालों से पढ़ाई की है और आप एक दिन पढ़ के मत जाओ, 2 दिन पढ़ के मत जाओ। वैसे मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था जब ये एग्ज़ाम दिया था मैं, तो इसमें मेरा फोकस नहीं था। लेकिन जो आप बोलोगे कि 40 नंबर 60 नंबर का हमारा साइंस था इस पेपर में, तो मेरा जो स्कूलिंग बैकग्राउंड था उस समय जो मैं बहुत मेहनत करता था, घर से मैं बहुत सालों से बाहर हूँ, तो उस टाइम जो पढ़ा था वो मुझे उस एग्ज़ाम में काम आया। और इसके अलावा जो हम इतने सालों से पढ़ रहे थे, जीएस हो या कंप्यूटर हो, बहुत सारे लोगों ने मॉडर्न के टाइम भी कंप्यूटर पढ़ा था, तो मैं भी उस टाइम पढ़ा था इसमें, तो इस एग्ज़ाम में वो मुझे हेल्प किया। और अगर डिमोटिवेट होने की बात है तो कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं गिव अप करूं इस चीज़ के लिए, और हमेशा आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मैं कंटिन्यूली, आप देखोगे तो एक प्रीलिम्स छोड़ के मैंने हर प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाले हैं, हर बार मेंस दिया है, पिछले बार इंटरव्यू दे के आया, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी गिव अप करूं करके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यही ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बार जब अगली बार आओ तो आप बिल्कुल पीएससी में पोस्ट लेकर, आपका मन चाहा पोस्ट लेके आओ, है ना। बहुत बढ़िया।
लगभग इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इस एग्जाम के दौरान काफी नकारात्मकता आती है या नकारात्मक कई बार तुलना हो जाती है, उसका हो गया तुम्हारा कैसे नहीं हुआ, ऐसा होता है ना। तो इसको क्या आपने सामना किया, इस सब चीजों का, नकारात्मक सोच या नकारात्मक जो नेगेटिव कंपैरिजन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, कभी आपने फेस किया? हाँ सर, हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि अगर मेरा कोई फैमिली का किसी का लग गया तो घर वाले बोलेंगे कि तू भी तो पढ़ रहा है वहां जाके, तेरा कैसा नहीं हो रहा है। तो इसको आपने कैसे डील किया या कैसे इससे ओवरकम किया आपने? सर इससे पहले ना, सबसे पहले अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ये ठान लेना है कि हाँ मुझको करना है और मैं यही चीज करके दिखाऊंगा। अगर ये चीज आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आपका जरूर निकलेगा। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपका एग्जाम पक्का निकलेगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता इस एग्जाम को निकालने। लेकिन जब से नेगेटिव सोच तो आती होगी सर, नेगेटिव सोच है ना? आता है तो उससे कैसे डील किया जा सके? सर उससे एक तरीके है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और ये जैसे कि टेस्ट सीरीज दिला रहे हैं तो उसमें अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें भी नेगेटिविटी आती है, तो उसमें फिर अपने जो वीक पॉइंट है उसको ढूंढना है कि मेरा कौन से टॉपिक में, कौन सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है, फिर उसको फिर से घर से जाके अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर नेक्स्ट टेस्ट हो रहा है उसमें फिर अच्छे नंबर लाना है। अगर फिर से अच्छे नंबर आ गया तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी हट जाएगी और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। और वो जो कंपैरिजन होता है नेगेटिव, उसको कैसे, क्योंकि वो जब बुरा तो लगता है जब, तो उसको कैसे, उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया या कैसे ओवरकम होने का प्रयास? सर कि आप मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो घर वालों को भी थोड़ा दिखना चाहिए कि लड़का पढ़ रहा है करके। अगर ये चीज आप करते रहेंगे तो फिर आपको आगे सफलता मिलेगी जरूर। कंपैरिजन तो होता ही है कि निगेटिविटी फील होता ही है। अगर कोई दूसरा मतलब कोई एग्जाम क्रॉस कर लिया, पास कर लिया, या आपके साथ में, देखो वो कोई जेलसी नहीं है लेकिन एक फील तो होता है कि हमारे साथ में जो बैठता था उसने पाया और हम थोड़े मार्क्स से चूक गए, वो तो होता ही है शायद तक। तो ह्यूमन नेचर है, जेलसली तो हो गई आप बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमको ये करना है कि उसका जो पॉजिटिव है उसको चीज को आपको कैप्चर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। पॉजिटिव अगर कैप्चर करेंगे तो उसके अंदर जो टैलेंट है वो हमारे अंदर भी आएगा और नेक्स्ट टाइम हम भी ये चीज करके दिखाएंगे। तो एक चीज वही पूछूंगा, जैसे अभी प्री सामने एग्जाम है, आपका क्या सजेशन होगा इनको? प्री के लिए सर एक चीज तो बोलना चाहूंगा कि जो आप यहाँ सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हैं, क्योंकि दीप सर तो जो कंटेंट देते हैं वो तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। बस जाइए और आप घटना चक्र का एमसीक्यू लगाइए। इनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लिखवाता हूँ। नहीं, देखो बोलते हैं ना कि कहीं का किया कहीं तो अवश्य काम आता है। इसलिए अगर आप अगर उस चीज से बचोगे तो बाद में दिक्कत जाएगा। इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बाद में कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। सर जो एक्स्ट्रा चीज पढ़ाते हैं वो व्यापक में कभी पूछ देता है तो आपका फैक्ट काम आ जाएगा। तो ऐसा मत बोलना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, कभी आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कभी मत सोचना। वो जो चीज पढ़े रहोगे ना वो कभी ना कभी आपको कोई भी एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर वो रिलेटेड ऐसे आएगा कि आप उससे मतलब एक्सपेल आउट कर सकते हैं कि हाँ इसको ये नहीं होगा। तो ये बोलना चाह रहे कि जो एलिमिनेशन होता है ना ऑप्शन का, एलिमिनेशन मेथड यूज करके उसको हटा सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। नीलम आपसे पूछूंगा, क्या जैसे लोग जीडी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करते हैं, या फ्रेंड सर्कल जिनसे हम काफी ज्यादा क्या यूज टू होते हैं काफी ईज के साथ, तो क्या वाकई में ऐसे कोई आवश्यकता होती है ग्रुप डिस्कशन का, ये फ्रेंड सर्कल का? सर्कल का तो थोड़ा माइक। फ्रेंड सर्कल ऐसा रखना जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखे, नेगेटिव पर्सन्स के साथ मत रहना। और फ्रेंड सर्कल के बारे में ये जरूरी है कि इसके बिना भी पढ़ाई की जा सकती है? नहीं की जा सकती है ना, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं ना कि हमारे पास एक ग्रुप हो जहां जाके हम रोज डिस्कस कर सके, ऐसी जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने भी कहा, हालांकि बहुत लोगों ने कहा ये भी कि नहीं सर थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ती है, और मतलब मेनी ऑफ देम आर आल्सो स्टेटेड कि नहीं सर इसकी आवश्यकता नहीं, हमने तो खुद ब खुद ही पढ़ा है। हाँ कभी कभी फोन में मन हुआ तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठ के हम तैयारी किए। जैसे पहले जीडी पे बहुत ज्यादा हम फोकस करते थे, अभी जो अभी की जनरेशन जो है आपके, वो बोलते थे जरूरत नहीं है, हम खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये वाकई में सही है एकदम। आपने भी वैसे बिल्कुल वैसा ही किया कि कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह थी? नहीं सर, मैं अकेले ही खुद से ही पढ़ा ना, मतलब देखो ये बात सही है ना कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो। यू डोंट रिक्वायर एनीवन टू मेक द ग्रुप स्टडीज, है ना, तो मतलब किया जा सकता है। एक चीज और पूछूंगा, क्या क्या आपको समस्याएं आई इस दौरान तैयारी में? कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा कठिन लगा? हाँ मतलब अगर मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, नॉट मेंस, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सब्जेक्ट लगे कि हाँ इस पे तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, मेहनत करना पड़ा? इकोनॉमिक्स। तो उसको आप बेटा आपने कैसे सॉल्व किया फिर कि जब? सर उसके लिए मैं पहले सौरभ सर का नोट्स फॉलो करी और टॉपिक वाइज घटना चक्र सॉल्व किया, बहुत हेल्पफुल रहा। और टेस्ट सीरीज ये सब भी बहुत हेल्पफुल रहा है उसके लिए।
इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, एमसीक्यूज या पीवाईक्यू जो हम बोलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यू जो होते हैं, वो सॉल्व करना कितना जरूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे हम लोग को जो याद नहीं रहता वो याद हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से याद हो जाते हैं। और एक चीज इसी से पूछूंगा, जैसे पढ़ने के आवर्स, हालांकि ये सब पे एक जैसा फिक्स नहीं होता, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर से याद होता है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ ऑप्टिमम इतने आवर्स हमको पढ़ने चाहिए, वो आपने कैसे शेड्यूल किया, कितने आवर्स आपको पढ़ना चाहिए? मेरा तो मॉर्निंग में पढ़ने का आदत था, तो हाँ। मैं 5 बजे उठ जाती थी। मॉर्निंग में 2-3 घंटे तो 10 बजे तक एटलीस्ट हो जाए तो। मेंस की क्लास भी 10 बजे तक? नहीं, मैं पीसीएम। अच्छा, पीसीएम बैच का, ओके ओके ओके। तो सुबह एक बार पढ़ाई हो जाता है तो एक पॉजिटिविटी आता है, तो सुबह 3-4 घंटे मैं पढ़ लिया करती थी। फिर क्लास से जाने के बाद जो क्लास में जो पढ़ाया जाता था उसको जाके अच्छे से मतलब दिन भर में 6-7 घंटे 8 घंटे हो जाते थे। और देखो ये वाली बात मैं हर क्लास में बोला कि आपको मिनिमम 6-7 या 8 घंटे, आपको 3-4 घंटे पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से किया, मतलब कंपाइल किया जा सकता है। ये बात सही ना? जैसे कई लोग बोलते हैं नहीं दिन में 4 घंटे पढ़ो, कहाँ से इतना बड़ा सिलेबस को 4 घंटे पढ़, तो एटलीस्ट आप साल भर 8 घंटे पढ़िए, एंड ड्यूरिंग द एग्जाम द आवर शुड बी इंक्रीज, और वो लगभग वो 10-12, हालांकि एग्जाम टाइम में तो सबका आवर्स बढ़ भी जाता है ना, उस समय तो कोई घड़ी देख के शायद पढ़ता नहीं होगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर अपार्ट फ्रॉम दिल्ली आईएएस ना, यहाँ क्योंकि यहाँ खड़े होके सब दिल्ली आईएएस के नाम लेंगे, लेकिन दिल्ली आईएएस के अलावा दिल्ली आईएएस का अलावा दिल्ली आईएएस तो देखिए, कोचिंग आपको सिलेक्शन देने में सहायक की भूमिका निभाता है, कोचिंग ही सिलेक्शन दिलाएगा, ये बोलना थोड़ा सा, हम केवल गाइड कर सकते हैं, जो उस गाइड पे चल लिया वो तो पा जाएगा, ये बात तो सही है ना? बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता, अपने फैमिली, विशेषकर मेरे भैया को मैं अपने सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ, और मेरी दीदी को भी देना चाहूँगी, और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, हालांकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा दिन से मतलब कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी से उन लोग को भी थैंक्स कहना चाहूँगी। और सर मेरे फैमिली में मैं सबसे पहली लड़की हूँ जो सरकारी जॉब में मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आया, मेरे पापा को उसी दौरान लकवा हो गया, और मेरी मम्मी का भी मतलब मेंटलिटी वाला प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से मेरे को बीच में लग रहा था कि घर चली जाऊं, कोई देखने के लिए नहीं है उनको, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता था कि इतने बड़े कर दिए हमको, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं दे पा रही हूँ करके मेरे को ज़्यादा दुख होता था। तो अभी ये जो अच्छी सोच है ना आपकी, जी सर, यही आपको वहां तक लेके गई है ना? जी सर। और तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, ये बात है, क्योंकि आपको हर कोई आपको ताने देने के लिए तो बोल देगा, लेकिन उसको आपको ज़्यादा मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, हमेशा उन लोगों से दूर रहिएगा। और जब डिमोटिवेट होइएगा तब आप लोग मोटिवेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, और प्री के दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो सर मोटिवेट करते रहते हैं, इनका वीडियो देख लीजिएगा, एक हिम्मत मिलता है इससे। एक चीज और पूछूंगा, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदत आपकी थी जो आपको इस रेस में बना के रखी? सर मुझे ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन होगा, ऐसे लगता था, लेकिन तैयारी के दौरान कभी ऐसे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर मन से अंदर से आता था कि नहीं ये नहीं करूंगी तो क्या करूंगी, ऐसे लगता था मेरे बहुत को। सही बात है। और मेरे मतलब मोहल्ले में सब लोग बोलते थे कि ये लड़की को भेजे हो 4 साल से, तू आ जा वापस, तेरे से नहीं होगा, ऐसे करके बोलते थे। तो मैं, लेकिन मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे माँ पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी से मेरे को सपोर्ट किए, यहाँ तक मैं आई। और मेरा बस यही है कि आगे पीएससी की तैयारी में मतलब सफल हूँ। होंगे ही, इतनी अच्छी सोच है, वो तो होना ही है बेटा, है ना? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड Thank you, वेरी sir. गुड, ओके। चलिए आपसे एक थोड़ा सा एक अलग सवाल पूछते हैं। इस तैयारी के दौरान बहुत सारे भैया और दीदी मिलते हैं, है ना, जो क्या ही है मुझे नहीं पता, इसको लेके क्लास में बोलता हूँ, इसके लेके बहुत सारी बातें भी होती रहती हैं। उन भैया, मतलब मैं अपने भैया दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, वो आपको दे विल नेवर मिसगाइड यू, वो आप भी जानते हैं। लेकिन इस तैयारी के दौरान मेरा हॉस्टल का बगल वाला भैया, मेरी हॉस्टल की बगल वाली दीदी ने ये कहा, इन सो कॉल्ड भैया एंड दीदी को कैसे
टैकल किया जाए, या इनको कितना सुनना चाहिए? इनका बात सुनना चाहिए लेकिन करना दिल की चाहिए, क्योंकि हाँ। हम लोग जब हम लोग जब तैयारी करने के लिए आते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस चेक करते हैं और पूरा यूट्यूब में जो भी वीडियोस मिलते हैं टॉपर्स की, जो यूपीएससी वाले रहते हैं ना, उनका वीडियोस देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग तैयारी करने के लिए आते हैं। क्योंकि हम लोग युद्ध लड़ने के लिए आते हैं ना, तो पहले उसकी तैयारी देख लेना चाहिए क्या क्या होता है उसमें। एक चीज और पूछूंगा बेटा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखने से बचते हैं क्लास में, क्या लिखना वाकई कि आपका मेंस तो लिखने वाला ही है? जी। तो ये लोग बहुत सारे लोग लिखने से बचते हैं, इसके लिए आपका क्या मतलब इनको एडवाइस होगा, या आपने क्या आप भी लिखने से बचते रहे? नहीं, जैसे कई लोगों का रहता है कि अगर लिखने से बचना है तो फिर जो सर लोग पढ़ा रहे हैं उसे पॉइंट पॉइंट को नोट करके रखना चाहिए, जिससे हमारा जो मेमोरी मैप बन सके, जिससे हम लोग उस पॉइंट है ना उससे हम लोग स्टोरी बना सके और लिख सके एग्जाम में। नहीं मतलब लिखना जरूरी है या नहीं, नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं? और डिपेंड करता है माइंड के ऊपर। जैसे मेरा क्या रहता है ना, एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आपके जैसे कल आपका एग्जाम है जी, कल आपका क्या है, मान लो आपका तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर हिस्ट्री, पॉलिटी और छत्तीसगढ़ी है। आप कितनी चीजों को माइंड में इम्प्लांट करके रखेंगे कि हाँ ये होने वाला? आपको रिवीजन के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए। शॉर्ट नोट, तो मतलब घुमा फिरा के मैं वही बोल, लिखना जरूरी है या नहीं वो बोल के जाइए। जरूरी है, हाँ जरूरी है ना, क्योंकि देखिए ये बात आपको काफी रिडिक्यूल लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए जब एग्जाम आपका पहला पेपर और सेकंड पेपर तो चलो ठीक है, क्योंकि वो पहले दिन ही होता है, उसके लिए हम पूरे साल भर की ऊर्जा को क्या करते रहते हैं, रिस्टोर करके रखते हैं। दिक्कत शायद सेकेंड डे से चालू होती है। सेकेंड डे भी चलो ठीक है, पहला एग्जाम होता है क्योंकि उसकी तैयारी भी, जो चौथा पेपर होता है, ठीक है, जो कौन सा पेपर है, चौथा पेपर मैथ्स का पेपर और साइंस का पेपर। दिक्कत सेकेंड डे के थर्ड मतलब चौथे पेपर चालू होता है। तीसरे दिन तक आते आते दिमाग कहाँ का कहाँ हो जाए नहीं पता। सातवें जो 3.5 दिन जो सातवां पेपर होता है, ठीक है, उसको लगता है आके जो तीसरे दिन आके भैया जाए जैसे जाए, कल वाला पेपर देखा जाएगा। आप पूछो ऐसा ही होता है, इसीलिए बोल रहा हूं ना कि आपको सिनॉप्सिस वाला नोट्स, क्योंकि आप घर आके आप बल्कि नोट्स रिवीजन नहीं कर सकते, जो मैं उस दिन क्लास में भी बोला। आप मोटी मोटी कॉपी जो आप साल भर जो बना के रखोगे वो आप रिवीजन नहीं कर सकते, आपको उसको फिल्टर, उसको समराइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम के पहले दिन आप किससे रिवीजन करोगे बताओ ना? सही बोल रहा हूं? मैं चैट जीपीटी से शॉर्ट नोट्स बना चुका हूँ फ्री के लिए, आप लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो मतलब इंडिया वाला जीएस रहता है उसके लिए, सीजी का तो नहीं मिलता है नेट में उतना। सीजी का तो नहीं मिलता, चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया है ना बेटा। आपको भी वही बोलूंगा कि क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? सर मतलब मैं अपना ही बता रहा हूँ, सच में सबसे बड़ी लड़ाई है पढ़ाई। अगर हम पढ़ाई को सबसे बड़ा मतलब ये मानते हैं, टारगेट वही है, तो छोटे परेशानियां फिर ध्यान नहीं देना सर। चाहे जो मैडम ने बोला ना कि फूड का हो या फिर क्लासमेट का, दोस्त का, नोट्स का, यानी सारे छोटे प्रॉब्लम को हमको निगेटिव करके जाना है। लास्ट टारगेट अगर मेरा पढ़ाई जब नहीं होता था ना, वो प्रॉब्लम है, बस वो ना टूटे तो फिर बाकी सब प्रॉब्लम ऐसे ही हो जाते हैं सर। सॉल्व ऐसा है, हो जाता है सर, बाकी सब प्रॉब्लम हो जाता है सर। आपसे भी बेटा वही पूछूंगा, लिखना जरूरी है या नहीं? सर बिना लिखे पॉसिबल ही नहीं है। बस मैं खुद बताता हूँ कि लेकिन बल्कि नोट्स जरूरी नहीं है सर। शॉर्ट नोट्स सर जैसे बोलते भी है, और मैं देखा भी हूँ, क्लास के नोट्स अलग होता है और जाकर सर हमेशा एक बार प्रीफर करते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना वही, बल्कि नोट्स तो आपको चीजों को समझने के लिए होता है, हाँ। लेकिन एग्जाम टाइम में जो रिवीजन करने के लिए होता है वो नोट्स शायद अलग होना चाहिए। जी सर, मैं बता रहा हूँ कि सर क्लास में नोट्स बनवाते हैं और जाकर सर हमेशा इस बात पर बोलते हैं कि जाकर कंसाइज करना है। कंसाइज सबसे मेरा मतलब जो ये क्वेश्चन का जवाब वही है कि कंसाइज नोट्स होना चाहिए वहाँ के लिए। यहाँ के लिए अगर तो नोट्स अगर नहीं बना तो बुक भी है, बुक से पॉसिबल है पढ़ना, लेकिन वो समझना या फिर रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो कंसाइज नोट्स तो होता है रिटर्न करने के लिए, वो जरूरी है सर। मतलब जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर और एक पूछूंगा, जैसे कोचिंग, जैसे आजकल अधिकतर लोगों का कोचिंग के प्रति काफी टॉक्सिसिटी है कि कोचिंग सबसे आवश्यक बुराई, ये तो जाने ही लोग रक्त पिपासु होते हैं, है ना, दे ऑल आर ब्लड सकर्स, है ना। तो क्या वाकई में कोचिंग जरूरी होता है, ये भ्रम है कि खुद से भी किया जा सकता है? सर अब इसका भी मैं बता रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई ऐसा चीज़ है या फिर कुछ भी काम स्पेशली फॉर पढ़ाई, कि इसमें तो वो जरूरी कि क्या करना क्या नहीं करना है सर।
कोचिंग में जब हम आते हैं तो वो पता चलता है कि क्या करना है। बहुत से कंटेंट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए बहुत कम है। 50% अगर मतलब ओवरऑल हम देखेंगे तो 100% सिलेक्शन के लिए चाहिए 50%, और वो 50% मिलता है कोचिंग से। बिना प्रॉपर गाइड के पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा सर, ड्यूरेशन। मतलब कोचिंग आपको एक बेहतर राह तो दिखाता है। हाँ जी है ना? सर, बिल्कुल पॉसिबल है सर। बहुत बढ़िया, बढ़िया, थैंक यू। ओके, महबूब से पूछूंगा एक चीज। महबूब भी लगातार कई सारे पोस्ट लिए इस बीच, है ना, वो मेंस भी दिए हैं, ठीक है, काफी स्कॉलर स्टूडेंट भी हैं। महबूब, एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, आजकल एक परंपरा चल रही है, ठीक है, आप उस पर आपका क्या मत है? परंपरा ये है कि पोस्ट पाने के बाद, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप निकट भविष्य में पीएससी में पोस्ट पा जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। पोस्ट पाने के बाद आजकल एक प्रचलन बढ़ा है, अधिकतर, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोली, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो चीज़ों से आ जाते हैं। पहला, मैं बहुत गरीब था, और दूसरा, मैंने कोचिंग लिया ही नहीं था, ठीक है, कोचिंग मैंने लिया ही नहीं था, है ना। इस पे इम्फेसाइज ज़्यादा होता है, क्योंकि कई लोग अपने आप को गरीब बोलने में थोड़ा सा परहेज करेंगे। तो नहीं, मैं कोचिंग तो नहीं किया था, मैंने मार्केट से ये बुक लिया, है ना। ये इस बात में आपके अनुसार कितनी सच्चाई है, आप बोलिए। बिल्कुल सच्चाई नहीं। पहली बात तो बिना कोचिंग आपको गाइडलाइन देता है कि आपको कैसे स्टार्ट कैसे करना है। आप एक इतना बड़ा सैलाब में आप अचानक से आके हर चीज़ नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस जरूरी है। और कोचिंग ना स्टार्टिंग यही देता है कि आपको कैसे करना है, टारगेट क्या है, सिलेबस क्या है, तो गाइडलाइन ये देता है, बाकी करना खुद से पड़ेगा। मेहनत पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट काफी ये गलत है सर, ये अपने आप को थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए लोग करते हैं। बाकी आजकल ये प्रचलन में है कि हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, नो डाउट है ना। ये आप देखेंगे, और एक बात, मैं ये पढ़ा मेरा वही क्वेश्चन होना था कि कौन कौन से झूठ बोलने हैं पोस्ट पाने के बाद कि मैंने ये किताबें पढ़ी हैं। डिस्कशन होता है कि ये बताना है, ये करना है। एकदम, मैं तो क्लास में 16 घंटे पढ़ा, ये भी होता है। मैं क्लास में इस बार हिस्ट्री पढ़ाने बाद बोला कि आप इन बुक का नाम याद कर लो, ये आपको पोस्ट पाने के बाद झूठ बोलने के लिए काम आने वाला है। सही में डिस्कशन होता है सर, मतलब रिजल्ट के बाद। आप, मेरा कहना है कि आफ्टर गेटिंग पोस्ट आपको सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फील कराना चाहिए कि हमने ये किया जो आसान तरीके से था, ताकि सामने वाले व्यक्ति का मॉरल बूस्ट हो सके। आंखें इतने डिस्करेज बातें करेंगी कि मैंने 18 घंटे पढ़ा, ये बुक पढ़ा। खुशकिस्मती है कि 25 घंटे नहीं बोल देते बाई चांस, कि एक दिन में मैंने 25 घंटे पढ़ा। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फील कराओ कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सही राह में जा रहा है, इजीली हो जाएगा। तो ये मैं सही आकलन किया। सही, एकदम 100% सही। और ये डिस्कशन सही में लिटरली होता है। बच्चे जब सिलेक्शन के बाद आते हैं ना, तो ये जबरदस्ती की बात करते हैं, वो करते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? सर दिखाने के लिए कि मैं बहुत प्रो हूँ। हाँ, बहुत प्रो हूँ ना। ये अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइप का कुछ। चलिए मोहम्मद, आपसे ये भी पूछूंगा महबूब कि तैयारी के दौरान बेटा बहुत सारी फेजेस ऐसा आता है जब लगता है कि छोड़ देते। कई बार ऐसा होता है एक नंबर 2 नंबर के लिए चुकना, है ना, वो काफी ज्यादा मतलब हार्ट ब्रोकन स्टेटस होता है। कभी आपने इस सिचुएशन से आप गए थ्रू हुए? ऐसा तो गो थ्रू नहीं हुआ, लेकिन आता है सर, नो डाउट होता है ऐसा। पर इसके लिए ये है कि आपको समाज में कुछ बनना है। और जैसे पॉपुलेशन इतने 140 करोड़ में गिनती गिनाने तो नहीं आए अपन, तो उसके लिए अगर ये अपने अंदर मोटिवेशन खुद पैदा करना है कि कैसे मतलब मेरे को कुछ समाज में अलग और माँ बाप की वो करवाना है, फैमिली के कैसे आप मतलब उनका इज्जत कैसे बढ़ाओगे, तो ये खुद के ऊपर है कि आप कैसे करते हो सब चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगा, महबूब जो है वो डेंटिस्ट है ना, ठीक है, इस BDS, वो डेंटिस्ट है। तो आप बताइए ये स्विच करना, क्योंकि देखिए आपने 5 साल दिया उस फील्ड को, ठीक है, अचानक से उस 5 साल से ये डिसाइड करना, ये डिसीजन लेना कि आई हैव टू स्विच माई प्रोफेशन, स्विच करना ही होना, ये आसान था कि एकदम सोची समझी रणनीति? आसान तो बिल्कुल नहीं था सर। मेरे 2-3 दोस्त थे, कलीग थे, जैसे अंकित राजपूत और 2-3 कलीग है जो अच्छे पोस्ट पे गए मेरे, मतलब DC बन के आए। तो आप भी बन जाएगा, वो मुझे मालूम है। तो वो वहाँ से मोटिवेशन आया कि मैं भी कर सकता हूँ। और सर BDS में कहना एक सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा अपना क्लिनिक खोलने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए चाहिए। इस टाइप से तो नहीं कर स्टार्ट, इसीलिए मैं इससे स्विच किया। और गाइडेंस मिला सर बहुत, तो शुरुआत में हम दोस्तों का, तो इसलिए। आपका DLS में कब एंट्री हुआ था? 2019 में हुआ था सर। हाँ नहीं, मुझे याद है मुझे, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। स्टार्ट ही ऐसे हुआ था सर, मतलब जैसे मोनू मैम आई थी, जो टारगेट बैच होता है, टारगेट बैच में आई थी, उस समय सीमा के साथ आप बैठती थी, जो सीमा जो DC बनी हुई है ना, 18 बैच में, मुझे याद है। PC आपका शायद दोपहर 2 बजे वाले बैच था। सर दोनों था, प्री भी था, मेंस भी था।
तो इस दौरान क्या क्या सर स्टार्टिंग ही मेरा यहीं से हुआ था, मतलब कखा कखा में, मतलब जो पीएससी का यहीं नहीं, से चलो ये अच्छी बात नहीं। तो आजकल एक चलन आ रहा है, जैसे देखने में तो ये ना हो तो हमारे विद्यार्थी, ना हो तो हमारे गौरव, हमारे होनहार, हमारे लाघव, आजकल ये प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी मोरालिटी तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो व्यक्ति वहाँ से पढ़ा हो तभी उसका नाम आप जिक्र करो। वहाँ से पढ़े नहीं, एक दिन कभी डेमो के लिए चले गए, उसमें भी बन जाते पोस्ट पाने के बाद हमारे होनहार, हमारे गौरव, हमारे लाघव। ये कचल भी बहुत बढ़ रहा है आजकल, है ना, बढ़ रहा है। मार्केटिंग है सर। मतलब नहीं, एक्चुअली वही है ना कि असफलता अनाथ होती है, असफलता सनाथ होती है, उसके फिर कई दावेदार क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं अभी सामने जैसे प्री है ना, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी इन बच्चों के लिए, आप बताइए। प्री आने वाला देखो, सबसे जो बड़ा हर्डल जो है अपना पीएससी में वो प्री ही होता है। प्री निकलेगा तभी आप मेंस में जाओगे। तो आपको पहले क्या करना है, आपको ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना सारे, उसको एनालाइज करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर देन आपको एक टारगेट बनाना है, और आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इनपुट आउटपुट रेशियो पता होना चाहिए कि किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका वेटेज कितना है। जैसे मान लो आप हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री 3-3 महीना पढ़ोगे तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसका आउटपुट क्या हुआ, 0। इनपुट बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन आपको ऐसे जैसे मान लो इन्वायरमेंट 1-2 दिन में कंप्लीट कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनपुट आउटपुट रेशियो याद कर लो, टारगेट बना लो कि ये करना है, प्रीवियस ईयर देख लो, ये 3 मार्क ले लो। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जब आप सुबह उठते हो ना, कि आप ना एक डायरी बना लो कि आपको ये कंप्लीट करना है और ये पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर के वो देख लो और सिलेबस ले लो। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना है, इतना ही कर लो, प्री निकल जाएगा सबका। और करंट की तैयारी कैसे करें? करंट जैसे तो रोज आप पेपर देखते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लास्ट में जो बहुत सारे मार्केट में आते हैं, लेकिन पेपर देखना बहुत ज़रूरी। पेपर देखो, जैसे टेलीग्राम में हम अपने को रोज़ ना कुछ न्यूज़ मिलते रहता है कि ये पढ़ लो, ये है, तो उसको ना एक गो थ्रू होते रहो साल भर, हर दिन का थोड़ा थोड़ा। अब जब लास्ट में जब जो कंपाइलेशन आता है ना, उसको पढ़ लो, तो आपका वो दोनों रिवीजन भी हो जाएगा और दोनों उसको आप परमानेंट मेमोरी में डाल भी लोगे। तो करंट अफेयर का ये सबसे अच्छा आइडिया है, मैंने यही अपनाया था एक्चुअली। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग का कोई रेलेवेंट सवाल है? हाँ पूछो बेटा, पूछो, माइक दे दो इनको। मैम से सवाल करनी थी मेरे को। नमस्ते मैम। हाँ बताइए। मेरा नाम ऋचा साहू है। मैं आपसे, आप बताए कि आप आंसर चेक करते हो यहाँ पे, तो मेरा दिक्कत यह है कि मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं का आंसर नहीं लिख पाती हूँ, और मैं जैसे ही लिखना स्टार्ट करती हूँ मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है। मेरे को मतलब याद तो रहता है पर मैं सिस्टमेटिक नहीं लिख पाती हूँ और पूरा भूल जाती हूँ। क्या करूँ ऐसे? देखिए, सबसे पहली बात मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जब हम देखते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स होता है, तो जब कोई व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है या कुछ भी उसको मेडल मिलता है, तो हम लोग ये देखते हैं, जब उसकी जर्नी हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि उसने बहुत प्रैक्टिस की, घंटों प्रैक्टिस की, तब जाके वो ओलंपिक में या ऐसे कोई बड़े गेम्स में कुछ अचीव कर पाता है। हमारे को लिखने में शिवरिंग कब होती है? जब हमने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की। जैसे सर ने एक चीज़ पूछी कि लिखना कितना ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि अगर आपका लक्ष्य है कि कहीं भी आप सफल हो, खास करके पीएससी में, तो लिखना 99% इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ का है हिस्सा। आप पढ़ते रहोगे, लेकिन जब आप उसको पेपर पे नहीं उतार पाओगे, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको सर ने पढ़ाया, आपको बहुत कुछ पता है, 1857 की क्रांति, बहुत कुछ पता है, कहाँ क्या हुआ सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपको उसको 15 मार्क्स में अगर आपको पेपर में उतारना है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 पेज का वो टॉपिक है तो उसको 15 मार्क्स में मैं कैसे कवर करूंगी, 175 वर्ड्स में, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जो मेरे को एक चेकर अच्छे नंबर देगा। तो ये आपका कब आएगा? जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूँ, जब आप पहली बार लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं बन रहा है या मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप जब उसी क्वेश्चन को अगर आप लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और 1 महीने बाद आप उसी को वापस मुड़ के देखेंगे, जैसे एक कॉपी में आप लिख रहे हैं और उसको आप वापस से मुड़ के देखिए 1 महीने बाद, और उसको लिखिए आज की डेट से 1 महीने बाद की डेट में, आप खुद अपने उत्तर में चेंजेस पाएंगे।
आपको ये खुद महसूस होगा कि आपने जो पहले लिखा था उससे बहुत ज्यादा बेटर आपने आज लिखा है। और यही चीज आप अगर 6 महीने बाद लिखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस के बाद, तब भी आपको लगेगा कि यार जो दूसरी बार मैंने लिखा था उससे भी बेहतर मैंने अब लिखा है। तो ये चीज आपको इसलिए होती है क्योंकि आप साल भर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप मेंस में लिखेंगे नहीं, आप प्री में 200 में 180 नंबर पाए हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपका जो मार्क काउंट होता है वो मेंस का होता है। तो अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप कितना भी आप अच्छा कर लीजिए, आप भूल जाइए कि आप उस चीज को कभी देखिए। चेकर ना कभी ये नहीं समझना चाहता कि आपको कितना नॉलेज है। जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं या आपका क्लास में कैसा आप रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपकी कॉपी मेरे पास आती है और मैं वो कॉपी देख के आपको जज करती हूँ, या हमारे जो भी कंटेंट मेंबर है वो उसको देख के आपको नंबर देते हैं। तो आपको यही चीज वहां भी काम है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कंसाइज लिखेंगे, जितना आप सर से डिस्कस करते रहेंगे कि सर मैंने ये लिखा, मुझे ये दिक्कत है, तो वो चीजें बेटर होती जाए। तो पहला चीज आप करिए, अगर आपको लिखने से डर लग रहा है तो फिर भी प्रैक्टिस करिए, करते रहिए और जब मेन एग्जाम आएगा तब आपका डर पूरा निकल जाएगा। बहुत अच्छे से लिखना। यस मैम। इसमें भी वही लाइन बोलूंगा, आंसर एक दिन में आप अच्छा नहीं लिख सकते, लेकिन एग्जाम के पहले एक दिन तो आप बहुत अच्छा लिख ही लेंगे। बाकी में तो इसलिए आप गेट इनटू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आपको बोल रहा हूं, आज आप एक आंसर लिखिए, उसी आंसर को कल लिखिए, उसी आंसर को 1 महीने बाद लिखिए, यू विल फील द डिफरेंस। सही बोल रहा हूँ ना? सेम चीज, सेम क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ। और रही बात आंसर लिखने की वाली, मैं क्लास में इस दौरान तो मैं लगातार बोलता रहा, आपको स्पेयर में दिन भर के जो आवर्स आपने शेड्यूल डिसाइड किया है, आप 20 मिनट्स स्पेयर में रखिए, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में मैक्सिमम 175 वाला भी आंसर लिखा जा सकता, 2-2 नंबर वाले तो 5-6 क्वेश्चन लिखा जा ही सकता, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आप कौन से प्रैक्टिस करो जो आए हुए क्वेश्चन से। यू डोंट रिक्वायर द न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपके लिए नए हैं ना एक प्रकार से, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप उसी को प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन लिखिए रोज। आप लिखेंगे नहीं, आप मीन्स नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आप नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली जब आप फाइनल मोमेंट में जाएंगे यू विल डेफिनेटली फील लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज एग्जैक्टली ओवर देयर। तो उसका एक ही तरीका है कि आप रोज क्या करो, 20 मिनट्स अपने आप को दो अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट आवर्स, कि हाँ मुझे रोज क्या करना है, लिखना है। सर इसका ना एक और अच्छा चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको खुद से लिखने में दिक्कत होती है ना कि मैं रोज कैसे लिखूं, तो जो संस्थान में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती उसका बेनिफिट आप लोग लीजिए ना। हाँ ना, बिल्कुल। और कहीं ऐसी संस्था आपको नहीं मिलेगी जो आपको रेगुलर सीरीज पूरे साल भर, हमारी टेस्ट सीरीज प्री मेंस चलती रहती है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। तब यहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, सर से आप डिस्कशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में आके आप डिस्कशन कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो इस माध्यम से भी आप लोग कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज से आप लोग डरिए मत कि इसमें कम नंबर आएंगे तो दोस्त बाजू वाला क्या सोचेगा। पीएससी में ज्यादा आएंगे यार, यहाँ पे अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, है ना? मतलब तो डोंट अगर डर एवर है- फोकस ऑन बाजू वाला कि वो क्या सोचेगा, हाँ, लिटरली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है सर कि मेरा नंबर देख लिया तो अगला क्या क्या बोले। सोचेगा। कई लोग तो जानते गलत नाम लिखते हैं, आपको कॉपी मालूम में है? हमारे टेस्ट साथ पे ये कॉपी में चीजें गलत नाम लिखता है, हाँ, क्योंकि रोल नंबर गलत। तो ये किसको ठग रहे हैं बताओ ना। मतलब मुझे लगता है जो अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपा रहा हो वो क्या आइडेंटिटी बनाएगा बताओ, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। हमारे पास एक कॉपी आई थी, उसमें स्टूडेंट शाहरुख के खान नाम लिखा पे था। गांधी जी, वाह, देख लो, रोनाल्डो, वो तो नाम है किसी ये का। सब रहेगा, आगा आएगा, गांधी जी, डोनाल्ड ट्रंप भी आएगा, हाँ, 2-4 ऐसे नाम। कुछ नाम रहते हैं। तो ये सोचो ना कौन लोग हैं ये। मत आप लोग वो करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर खुद नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, लिखते रहिए, कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि सब एक समय पे वहीं से शुरुआत करते हैं, है ना? तो आप लोग भी उस चीज से ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा, तुम पूछ भी सकते हो बेटा। मेंस के लिए आप लोग शॉर्ट नोट बनाइएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मेंस के दौरान पढ़ने के लिए, तो शॉर्ट नोट बहुत हेल्पफुल होता है। इसका आंसर महबूब दो, क्या देना चाहते हो? आप दीजिए मैम, कोई भी दीजिए, एनीबडी।
DIA का चुपचाप और सर का नोट्स पढ़ते रहो बस, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। सर का, सौरभ सर का नोट्स पढ़ो, हो जाएगा, बस पढ़ते रहो। इसका ना देखो, सिनॉप्सिस बना लो, ट्रिक बना लो, कैसे भी करो, मेमोराइज करना है बस आपको एग्जाम में ना आपको डिलीवर कैसे कर सकते हो, जब आपके परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ आ जाएगा। और परमानेंट मेमोरी में चीज़ें आने के लिए आपको बार बार रिवीजन चाहिए, या फिर आप ट्रिक बनाओ या कुछ भी करो, बार बार रिवीजन करो, एक ही नोट रखो, पढ़ते रहो, हो जाता है सब। ये सब इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत मैं नहीं। आप इसमें एक दो लाइन और ऐड करूंगा, शायद आप लोग बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं या नहीं। देखिए, मैं बाकी बैचेस में भी बोला था, जब अचीवर्स आए थे, मैं आपके में भी बोल रहा हूं। आपके 2 GS पार्ट है ना, इंडियन GS और CGGS। मैं पहले भी बोला था, आई एम स्टिक टू माई वर्ड्स, स्टिल स्टिक टू माई वर्ड्स, कि CGGS आपको पोस्ट नहीं दिलवाता है। CGGS आपका एग्जाम क्लियर नहीं करवाता, वो एग्जाम की रेस में आपको बना के रखता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो बुक्स हैं मोर और लेस सब एक जैसे ही हैं, ठीक, कम ज्यादा अनुपातिक अंतर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोर और लेस दे ऑल आर कॉपी टू ईच अदर। कोई कितना भी दावा कर ले कि हमारी बेस्ट है, तुम्हारी खराब है, ये बेवकूफियत हो जाएगी। आपको लीड कौन करवाता है? इंडियन GS, जो सबकी सोर्स एक जैसे नहीं होते। CG के सोर्स लगभग सबके एक जैसे होते बेटा, ये कोई किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अच्छा फील कराने वाली बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। आप नहीं समझ पाते हो क्यों, मुझे नहीं पता। आप सारी बुक्स देखिए, कोई ये दावा कर दे ये मेरी किताब का है, अरे उनके किताब में आया तो आया कहां से? मेरी किताब में भी आया तो आया कहां से? मैं तो बोलता हूं छत्तीसगढ़ के लिए, इतिहास के लिए, जो आप ग्रंथ एकेडमी की राम कुमार बिहार जी की पुस्तक है, उससे अच्छा किताब क्या हो सकता है बताइए। आप लोग ओरिजिनल सोर्स को तो आप लेंगे नहीं। एलन वर्मा से आजकल इतने क्वेश्चंस पूछे गए, आप देखो जो गुलाबी रंग का क्वार्टजाइट, दुनिया भर का बैंगनी रंग का, ये किस किताब में है बताओ ना? एलन वर्मा जी की किताब में है, लेकिन आप देखोगे नहीं। TS वैष्णव जी की जो आपने जो जनजाति वाला टॉपिक है, आप देखो उसके, आप देखोगे नहीं। तो समस्या ये है ना कि सब कुछ जो किताब भी बनाया है, वो कहां से किताब बनाएगा भैया? सोर्सेस तो कुछ होगा ना। तो ये कोई एक्नॉलेज नहीं करता, फिर बोलता हमारी किताब सबसे अच्छी है, तुम्हारी किताब सबसे खराब है। ये तो बोलना ही एक प्रकार से बेवकूफी। आपको अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू द सेम थिंग, आपको लीड इंडियन GS करवाता है, क्योंकि इसके सोर्स एक जैसा नहीं होता और इसको पढ़ाया भी एक जैसा नहीं जाता। सही है ना? तो वही बोल, आपको छत्तीसगढ़ आप पढ़ो, पढ़ के जितना खुश होना है खुश हो जाओ, लेकिन आप सोचो जो कठिन आएगा किसी किताब में नहीं मिलेगा, तब कोई व्यक्ति दावा नहीं करेगा देखो हमारी किताब से आया है करके, तब तो दावा नहीं होता। ऐसा रिसेंट टाइम में बताओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, मैक्सिमम अगर जो नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे गए, आप अगर थरली पढ़ लिए हो, और मैं आपको तो बोल रहा हूं, आप राम कुमार बिहार जी की किताब देखिए, जो मजदूर आंदोलन आया, जो आंदोलन लाइन बाय लाइन हूबहू वैसा है। पूछिए इन लोगों से, आप जो एग्जाम दिए हैं, हूबहू वैसा है। लेकिन आप तो ये बुक पढ़ोगे, वो मैं ये बोलूं आप अपनी सोर्स खुद जनरेट कीजिए ना, बिल्कुल, लेकिन नहीं करेंगे आप लोग। इतनी सारी चीजें हैं। आप देखो आदिम जाति कल्याण विभाग का मतलब जो आपके बहुत सारे जो आपका जो प्रशासनिक प्रतिवेदन, आप सोचिए कितने क्वेश्चंस आते हैं वहां से, आप देखोगे नहीं वहां से। क्लास में सारे सोर्सेज बताए जाते हैं ना, लेकिन घुमा फिरा के आदत ही नहीं है आपको मेहनत का। आपको लगता है कि सब पका पकाया मिल जाए वो खा लो। अगेन बोल रहा हूँ, CG आपको केवल रेस में बना के रखता है। छत्तीसगढ़ GS आपको अगर अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लीड करना है तो आप अपना करंट और साथ साथ इंडियन GS को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। उसमें भी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ये 3 इसके कोर टॉपिक है। ज्यादा है, जैसे इन्होंने महबूब ने कहा इंडियन GS हिस्ट्री बहुत, लेकिन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं। आपको 7-8 क्वेश्चन 50 में कोई मामूली नंबर नहीं होता बेटा। कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है स्टेटमेंट में, जैसे साइंस वाला पोर्शन। मैं क्लास में मना करता हूं कि आप प्री में साइंस तब पढ़िए जब सारी चीज आपका हो जाए, क्योंकि साइंस में आपको बायोलॉजी, जिसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर, इतना सारा पढ़ने के बाद आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन। उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो एकदम, जैसे पिछली बार वीमा पूछा गया था, है ना, तो वो कौन 10वीं बार 12वीं में आपने सो क्या M का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू क्या होगा, T का पावर क्या होगा, वो तो कहां इतना पॉसिबल है। तो यही है ना। और कुछ सवाल है तो पूछिए, मैं ही ज्यादा बोल रहा हूं क्या? चलिए आप आइए।
पुराना क्वेश्चन है सर। मैं यूट्यूब, अच्छा वही क्वेश्चन है, हाँ। तो आपके पास सारे सोर्सेस है, आपको जो अच्छा लगे बेटा वो पढ़ो, कोई सा भी किताब पढ़ो, बस सिलेक्शन ले लो। ये ज्यादा, ये सबका जो सार तत्व है वो यही है, ठीक है। आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेंगे, इनको मूल मंत्र कोई भी कुछ देना चाहेंगे, या आपको कुछ पूछना है? और कुछ नहीं पूछना? अभी बुक वाली बात हो रही थी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी भी 2019 का बुकलेट पढ़ रहा हूँ। बुकलेट मतलब जो एक जीरोक्स कॉपी था, स्टेपलर लगा था, हमको मिला हाँ, था। उस समय वैसे ही और आता था। आज अभी दिल्ली आईएएस में बहुत सारे बुक्स आ गए। मैं अभी थोड़ा देर पहले बैठा था नीचे, तो बुक पलट के देख रहा था, अरे यार मैं सोच रहा था ये तो बहुत बदल गया बुक। अभी भी मैं 2019 का कंटेंट पढ़ रहा हूँ, फिर भी अच्छा चल रहा है। तो आप लोग भी अपना कंटेंट ना बदले और जो मिला है उसको पढ़े। हाँ जरूरी है, जैसे सर बोले राम कुमार बिहार का, टीएस वैष्णव का, तो इसको आप थोड़ा सा थॉरली पढ़ो, और जो सर के बुक में नहीं है वहाँ ऐड कर दो, या कहीं एक पेज में ऐड करके वहाँ डाल दो। तो इससे क्या होगा, आपको वो बुक दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, और जो एक बुक आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार फिर पढ़ते रहिए, तो इससे आसान हो जाएगा आपका काम। और कोई प्रश्न? तो इस कॉन्क्लेव को यहीं कुछ समय के लिए क्या करते, रोकते, क्योंकि अगली बार सारे लोग देख लीजिए, लोग फिर आने वाले हैं, है ना, अगली कोई नए पोस्ट के साथ। तो इस कॉन्क्लेव को यहीं क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए विराम लगाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि चर्चा आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी, है ना। चलिए, सबको फिर से शुभकामनाएं दिल्ली आईएएस परिवार की ओर से, सौरभ सर की ओर से। आप लोग हमेशा ऐसी प्रगति करते रहें।